नमस्कार दोस्तों। मैं सन्नी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है गहराई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो पेश करता हूँ। कमरे में हल्की रोशनी है। रात के 1 बजे होंगे। बड़ी सी खिड़की से आ रही है कमरे के भीतर चांद की रोशनी। एक दूधिया उजाला पसर गया है मेज पर। मेज पर रखी है शराब की बोतल, सिगरेट की डिब्बी। कुर्सी पर बैठे हैं चमन बाबू। अपने किराए के कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे पी रहे हैं शराब। जिन पुरुषों के मित्र बहुत कम होते हैं, वो पुरुष होते हैं बहुत गहरे। इतने गहरे कि उनके अंदर आत्महत्या के लिए जब कूदती है कोई व्यथा, तो गिरती रहती है बरसों तक। एक लंबी अवधि तक उसे नहीं मिल पाता टकरा जाने को कोई धरातल। कई वर्षों तक गूंजती है उस व्यथा की चीख। मित्र होते तो भरते इस गहराई को अश्लील चुटकुलों से, प्रेम भरी गंदी गालियों से, अधूरी प्रेम कहानियों से। लेकिन यहाँ चमन बाबू बैठे हैं बिल्कुल अकेले, अपनी ही गहराई के किनारे पर, जहां से आती हैं प्रतिध्वनियां। उनके अंदर की एक खाई, जहां दफन है कई स्मृतियां। शराब का गिलास उठाते हुए चमन बाबू ने चेंज किया रेडियो चैनल। गाना बज रहा था, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। सवाल? हाँ, जिंदगी का ही तो सवाल था उनका और साक्षी का प्रेम। घूंट भरते हुए चमन बाबू देखने लगे दीवार की ओर। दीवार से उभरी एक साइकिल। साइकिल पर बैठी एक लड़की, और उस साइकिल का करियर पकड़ पीछे दौड़ते चमन बाबू। साल है 1998 का। चीखते चिल्लाते हुए साक्षी चला रही है साइकिल, और चमन बाबू उसके गुरु हैं। साक्षी के पिता ने ही चमन बाबू को कहा था साइकिल सिखाने के लिए। दोनों हम उम्र ही तो हैं। नौजवान चमन बाबू का परिवार साक्षी के पिता का किराएदार था। दोनों रहे होंगे कोई कॉलेज के प्रथम वर्ष में। साक्षी का परिवार रसूखदार था। मोहल्ले में सब इनसे डरते थे। डरें क्यों नहीं, बड़ा परिवार है, कम से कम 40 लाठियां होंगी। पर इतिहास गवाह है, प्रेम न कभी बाणों की वर्षा से डरा, न तलवारों के आगे झुका। यहां तो फिर भी लाठियां थी। प्रेम ने दम तोड़ा है तो जहर की शीशियों और फांसी के फंदों पर। चमन बाबू मन ही मन करने लगे थे प्रेम साक्षी से। प्रेम कहना शायद जल्दबाजी होगी, पर यह सच है कि वो उन्हें आकर्षित करती थी। उनकी कल्पनाओं में साक्षी शायद उनकी पत्नी बन चुकी थी। जब माँ कहती, जब तेरी बीवी आएगी तब देखूंगी वो कितने सतपकवान बनाकर खिलाती है, और चमन बाबू की कल्पना में ये सतपकवान बनाने वाली महिला साक्षी थी। पर साहस, साहस कहाँ से लाए ये कहने का कि उन्हें साक्षी से प्रेम है? कहीं वो बिगड़ गई तो एक साथ 40 लाठियों की मार वो कैसे सह पाएंगे? त्योहारों पर चमन बाबू साक्षी को ग्रीटिंग कार्ड्स देते। लंबी यात्राओं पर जाते तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते। आखिर उनके प्रेम उपन्यास की वही तो नायिका थी।
पर कुछ दिन से माहौल कुछ बदलने लगा। साक्षी का बाहर निकलना कम हो गया। साइकिल चलाने भी नहीं आती, न कोई खैर न खबर। और फिर आई वो मनहूस दोपहर नवंबर की। पंखे से झूल रही थी साक्षी की लाश। पास पड़ोस के खुफिया सूत्रों से पता चला कि साक्षी के कॉलेज में किसी लड़के से प्रेम प्रसंग के बारे में। वह 4 महीने की गर्भवती भी थी। उसके परिवार ने ही मारकर लटका दिया था उसे पंखे से। सुलगती सिगरेट चमन बाबू की उंगली तक आ गई थी। जलन हुई तो झटके से वर्तमान में लौटे चमन बाबू। घड़ी की तरफ देखा, 1:30 बजे थे। फिर उंडेली गिलास में थोड़ी शराब, गाना चेंज किया। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जंग? हाँ, जंग। एक ऐसी जंग जिसे बचपन से लड़ते आए थे चमन बाबू, और इस जंग की थकान आज तक नहीं उतरी। शराबी बाप का काम से लौटना उन्हें ऐसा लगता था जैसे मौत का फरिश्ता आने वाला हो। बाप के आते ही शुरू हो जाता गंदी गालियों का सिलसिला। वो आदमी शराब पीकर महज गाली गलौज या झगड़ा नहीं करता था, वह करता था चमन बाबू की मां के चरित्र का बलात्कार। वो सिर्फ गालियां नहीं देता था, गालियों को खोल खोल कर देता था। ये कैसा अंधेरा था, कैसा खालीपन था उसके बचपन में। एक रिक्त स्थान जो कभी भर नहीं पाया, न प्यार से, न शराब से, न संगीत से। बाबा का काम से लौटना उन्हें ऐसा लगता जैसे शुरू होने वाला है एक महायुद्ध। जैसे किसी दिन उनकी माँ की मौत की खबर आ रही होगी टीवी पे, और बाप को हो चुकी होगी जेल। 8-10 बरस के चमन बाबू को तब लगता मानो वो हर क्षण एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। ये बम किसी भी क्षण फट जाएगा और उसमें मारी जाएगी उनकी माँ। और फिर आई वो मनहूस शाम, जब भरे बाजार में माँ के साथ थे चमन बाबू, और शराबी बाप ने वहीं मारना शुरू कर दिया था उनकी माँ और बहन को। वहां उस 10 बरस के बच्चे के कुछ सहपाठी भी मौजूद थे। माँ पर पड़ती लातें नहीं देख सके चमन बाबू, और भर उठे आक्रोश से। उठाकर एक ईंट उन्होंने खोल दिया बाप का सर। आंख में आंसू भर रो रहे थे चमन बाबू, और मार भी रहे थे बाप को। कितनी बेबसी थी, कितनी बेबसी थी उस बच्चे के चेहरे पर। एक पाप जिसे करना उसकी मजबूरी है। क्या व्यवस्था होगी नर्क में उनके लिए पिता पर हाथ उठाने के अपराध के बदले? क्या कहा जाएगा शास्त्रों में उनको? और क्या सजा दी जाएगी उन सहपाठियों को जो उस वक्त हंस रहे थे जब एक 10 साल का बच्चा मार रहा था शराबी बाप को अपनी मां को बचाने के लिए? वो हंसी, वो खिलखिलाहट आजीवन नहीं भूल सकते चमन बाबू। 2 बज गए थे। चमन बाबू ने सुलगाई एक सिगरेट। गहरी लंबी सांस लेते हुए उन्होंने भरा शराब का एक घूंट, और पसर गए अपनी आराम कुर्सी पर। चेंज किया रेडियो पर बजता गाना। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। पाप? हाँ, पाप। नशे से बोझिल आंखों से दीवार घड़ी देखते हुए अतीत में उतर गए चमन बाबू। द्वितीय पाली, अर्थात सेकंड शिफ्ट का सरकारी स्कूल। बड़ा सा खेल का मैदान, आधी छुट्टी का समय, हर और हा हुल्लड़ मचाते छात्र। यही कोई 8वीं 9वीं कक्षा में रहे होंगे चमन बाबू। याद आई उन्हें चंदन की, उनका बचपन का घनिष्ठ मित्र।
आज उनकी पहचान के लोगों में कोई है अफसर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। पर उस बचपन में जो उनका दोस्त था, वो था महज एक छात्र, एक बच्चा, निश्छल, निष्कपट। चंदन के पिता की नाई की दुकान थी। उनकी कक्षा के सारे बच्चे उसी दुकान में बाल कटाने जाते थे, और इसकी वजह थी उस दुकान में लगे विदेशी लड़कियों के अर्धनग्न पोस्टर। इस बात से बच्चे चंदन को बहुत चिढ़ाते भी थे, लेकिन चंदन के पास एक ही जवाब होता, बप साले। ये चंदन ही था जिसने चमन बाबू को साइकिल चलाना सिखाया था। चंदन के गले में हाथ डाले चमन बाबू सड़कें जंगल पार करते पहुंच जाते थे रेलवे ट्रैक पर, जहां असीम शांति थी। इस स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं होता था, एक भी। खाई के बीचों बीच से जाती थी ये रेल की पटरी, दोनों ओर जंगल से घिरी हुई। पटरी पर रख देते थे 5 का सिक्का। ट्रेन आती और उसे चपटा कर देती। दोनों खुशी से दौड़ जाते उस ओर, चपटे सिक्के को देखते उठा उठा कर। सर्दियों में अंधेरा ढल जाने तक दोनों खेलते रहते कंचे, घिसवाते थे एक दूसरे से बेरहमी से कोहनियां। अंधेरा हो जाने पर बुझा देते थे अंतिम पीरियड में कक्षा की बत्तियां, और अंधेरे में मारते थे चांटे बाकी सहपाठियों को। विद्यालय खाली हो जाने पर मोटे मोटे बम जलाकर फेंक देते थे प्लेग्राउंड से कक्षाओं के अंदर, जिनके धमाकों के बाद आती थी चौकीदार की गालियों भरी तेज आवाजें। और फिर एक दिन आई वो मनहूस दोपहर। स्कूल से लौटते हुए चमन बाबू चंदन के साथ पहुंच गए उसी सुनसान स्टेशन पर। हंसी ठिठोली करते हुए चमन बाबू ने दिया हल्का सा धक्का चंदन को, और पीछे से आती मंदगति की ट्रेन ने लपक लिया चंदन को। खड़े खड़े देखते रह गए चमन बाबू। ट्रेन जब गुजर चुकी, उन्होंने देखा अपने मित्र का कटा हुआ धड़, जो हाथों के बल अब भी पटरियां पार कर रहा था उस पार जाने के लिए। उफ, कितना विभत्स था यह दृश्य। वो टांगे जो साइकिल चलाती थी, जो प्लेग्राउंड में अलग अलग खेल खेला करती थी, जो चमन बाबू के साथ नगर की कई गलियों को ना पाती थी, जुदा हो गई थी चंदन से। बुरी तरह डरकर भाग खड़े हुए थे चमन बाबू। हाथों के सहारे चलता हुआ चंदन का धड़ पटरियां पार कर आ पहुंचा था चमन बाबू तक। अपनी असमंजस भरी आवाज में चंदन इतना ही बोल पाया था, च, च, चमन। और उसी दिन से चमन बाबू अपनी ही देह के भीतर काट रहे हैं एक मानसिक कारावास, एक अनजाने अपराध के लिए। उनके भीतर की एक खाई नहीं भर सकती प्रेम पत्रों से, ग्रीटिंग कार्ड से, मित्रों के अश्लील चुटकुलों से। उनके गहरेपन में दबी हैं लाशें, साइकिल, ट्रेनें। उनकी स्मृतियों में है एक मरी हुई लड़की, एक कुचला हुआ भ्रूण, और हाथों के बल चलता एक कटा हुआ धड़।